हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि तेल की खोज आज से 2500 साल पहले चाइना में हुई थी, जब टेक्नोलॉजी की कमी के चलते उस वक्त के इंजीनियर्स ने बैम्बू से खुदाई कर पेट्रोल डीजल को बाहर निकाला था। पर क्या आज की तारीख में भी क्रूड ऑयल्स को निकालने का यही तरीका है? अगर नहीं, तो आज इन्हें कैसे और कहां से निकाला जाता है? इस तेल का निकाले जाने वाला खेल आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको ये पता न चल जाए कि जिन जिन जगहों पर तेल की खदान होती है ना, उनमें से किसी भी जगह पर इकोसिस्टम का विनाश नहीं होता। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल आपको जितना इम्पॉसिबल लग रहा है, उतना ही इम्पॉसिबल ये भी है कि इंडिया के पास अपने 18 पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज और 5 प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज हैं, जिसकी खोज उसने 1889 में ही कर ली थी। फिर भी आखिर क्यों उसे दूसरे देशों से महंगे दामों में पेट्रोल डीजल को इम्पोर्ट करना पड़ता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आइए जानते हैं आज इन अवर वीडियो, समुद्र से पेट्रोल डीजल कैसे निकलता है। इससे पहले कि हम समुद्र से पेट्रोल डीजल निकालें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो चीज बनी कैसे। खास तौर पे पेट्रोल, जो अपने बनने वाले स्टेज में पेट्रोल ना होकर पेट्रोलियम होता है। जी हाँ, अगर आपको भी यही लग रहा है कि जमीन के नीचे से हमें डायरेक्ट पेट्रोल डीजल मिलते हैं, तो अब तक आपकी सोच गलत डायरेक्शन में थी, क्योंकि जमीन के नीचे से पेट्रोलियम मिलता है। वो पेट्रोलियम जो आज से हजारों लाखों साल पहले उस वक्त बना था जब धरती ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ गई थी, और तब धरती पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे थे, सभी एटमॉस्फेरिक फोर्स के कारण धरती के निचले लेवल में दब गए, जिसके बाद हजारों साल नीचे हाई प्रेशर की मौजूदगी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में उन जीव जंतुओं की बॉडीज डिकम्पोज होने लगी। यही बॉडीज डिकम्पोजिशन के बाद लिक्विड में तब्दील होकर पेट्रोलियम बन गई, जिसे दुनिया भर में न सिर्फ पेट्रोलियम बल्कि क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं। कच्चा तेल इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम से न सिर्फ पेट्रोल मिलता है, बल्कि इसी पेट्रोलियम से नैफ्ता, केरोसिन, डीजल और वैक्स जैसी चीजें भी बनाई जाती हैं। पर कैसे? ये जानने से पहले एक विशेष सूचना, कृपया कर ये ना समझें कि पेट्रोलियम सिर्फ समुद्र के नीचे से ही मिलता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी गल्फ नेशन जहां पानी पेट्रोल से महंगा होता है, वो दुनिया भर की पेट्रोल की कमी को पूरा नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता। सही सुना आपने, क्योंकि पेट्रोलियम ना सिर्फ समुद्र या ओशन फ्लोर से निकलता है, पर साथ ही वो जमीन से भी निकलता है। यानी जिन भी जगहों पर हजारों साल पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिकम्पोज हुई थी, उन सभी जगहों पर पेट्रोलियम का स्रोत मौजूद है। किंतु ये स्रोत सभी जगहों पर नहीं, कुछ खास जगहों पर ही होता है। जैसे मिडिल ईस्ट में ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में है, जहां से 267 बिलियन बैरल तेल निकलता है, और यही निकाले जाने वाले बैरल्स इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश बनाते हैं। और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यही तेल की खदान वेनेजुएला में है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा यानी 18% ऑयल रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान और इराक के ऑयल रिजर्व्स भी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक हैं, जिनमें से निकाले जाने वाले तेल का सबसे ज्यादा कंजम्पशन यानी दुनिया भर से निकाले जाने वाले तेल का 20% कंजम्पशन यूएस अकेले करता है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि समुद्र और जमीन पर लोकेटेड इन जगहों से पेट्रोलियम के स्रोत का पता कैसे चलता है? इसके लिए सभी रिफाइनरी कंपनी समुद्र के नीचे एकदम बीचों बीच बड़ा सा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाती हैं, जिसे वो उस जगह पर लेकर जाती हैं जहां से उन्हें पेट्रोलियम निकालना होता है। इस प्लेटफॉर्म के बनने के बाद और पेट्रोलियम का लोकेशन मिलने पर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को पानी के अंदर पहले से मौजूद बड़े बड़े पत्थरों से बांधा जाता है, ताकि किसी भी तरह का फोर्स आने पर प्लेटफॉर्म की नींव जमीन से नहीं हिले। और इसी प्लेटफॉर्म की नींव को मजबूती देने के लिए हार्ड मेटल से बनाए गए पोल्स को समुद्र के सबसे बॉटम लेवल में डाला जाता है, ताकि जिन खंभों पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो जमीन से जुड़कर फर्मली खड़े रहें और पानी के ऊपर मौजूद प्लेटफॉर्म्स भी हिले डुले नहीं। फिर जैसे ही प्लेटफॉर्म्स और खंबे पानी के बीचों बीच सेटल हो जाते हैं, तब इन्हीं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगते हैं ड्रिलिंग मशीन्स, जिसे प्लेटफॉर्म से जोड़कर सी लेवल के उस हिस्से में जहां पेट्रोलियम मौजूद होता है वहां ड्रिलिंग की जाती है। ये मशीन उस जगह पर तब तक ड्रिलिंग करती है जब तक उसे पेट्रोलियम मिल न जाए। फिर जैसे ही पेट्रोलियम का पता लग जाता है, प्लेटफॉर्म में फिट किए जाते हैं पंप और पाइप, ताकि उसके जरिए लगातार पेट्रोलियम निकाला जा सके। ऐसा ही प्रोसेस जमीन से भी पेट्रोलियम निकालने का होता है, लेकिन यहाँ फर्क ये होता है कि समुद्र से पेट्रोलियम निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, जबकि जमीन पर इन्हें निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं, जिसके बाद सेम फ्लोटिंग रिफाइनरी की ही तरह कुएं में भी पहले ड्रिलिंग कर पेट्रोलियम तक पहुंचा जाता है, फिर पंप के जरिए उसे जमीन से बाहर निकाला जाता है। वैसे इन दोनों ही जगह से पेट्रोलियम का मिलना और उन्हें वहाँ से निकालना सुनने में भले आसान हो, लेकिन इस प्रोसेस में काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि तेल के सोर्स को ढूंढना बेहद मुश्किल काम है, जिसमें सालों लग जाते हैं। ऊपर से काम के लिए
लिए बड़ी और हाईटेक मशीन्स की इंस्टॉलेशन होती है जो एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ तेल ढूंढती हैं। इसीलिए इस प्रोसेस में जो समय लगता है वो तो लगता ही है, साथ ही उसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं सो अलग। किंतु अगर ये सब जानने के बाद आपके अंदर का पर्यावरण प्रेम जाग गया है और आप ये सोच रहे हैं कि इतने हाईटेक मशीन से तेल निकालने पर वहाँ की जीव जंतुओं का अंत हो जाता होगा, तो लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ऑयल प्लेटफॉर्म्स पानी के अंदर उगने वाले कोरल, एल्गी और बैनकल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिनसे उनकी आबादी बढ़ती है और उस वजह से वहाँ मछलियाँ और दूसरी वाइल्ड लाइफ काफी अट्रैक्ट होते हैं। यानी आसान शब्दों में ये ऑयल प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ तेल निकालता है बल्कि पानी के अंदर इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। किंतु परंतु इकोसिस्टम बनाने से और पेट्रोलियम के बाहर निकालने से ही पेट्रोल डीजल के बनने का प्रोसेस खत्म नहीं होता, क्योंकि पेट्रोलियम के मिलने के बाद उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था सबको अलग करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें भेजा जाता है रिफाइनरी, जहां बड़े बड़े सिलिंड्रिकल बर्तन में डालकर होता है उनका डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से पेट्रोलियम से सभी चीजें पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको नमकीन पानी में नमक को अलग करना है, तो इसके लिए आप उस पानी को उबालेंगे, जिसके बाद एक ही टेम्परेचर पर लगातार उबालने से पानी वेपर्स में बदल जाएगा और बर्तन में नीचे बचेगा सिर्फ नमक। इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो भाप बन गया। वहीं नमक का बॉइलिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए वो नीचे बर्तन में ही रह गया। यही प्रोसेस पेट्रोलियम के साथ भी होता है, जहां उन्हें सिलिंड्रिकल कॉलम्स में भरकर उबालना शुरू करते हैं, जिसके बाद अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से सभी अलग अलग चीजों के वेपर्स निकलते हैं, जिसे फिर अलग अलग चैम्बर्स में इकट्ठा किया जाता है। इनमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है उसके वेपर्स सबसे पहले बनते हैं, और जिनका सबसे ज्यादा होता है वो सबसे आखिर में। जैसे पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो सबसे पहले मिलता है। वहीं डीजल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 150 से 380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वो आखिर में मिलता है। फिर जैसे ही पेट्रोल डीजल मिल जाते हैं, उनकी टेस्टिंग कर ये पता लगाया जाता है कि मिलने वाला पेट्रोल कितने ऑक्टेन का है, जो कुछ और नहीं, पेट्रोल की क्वालिटी को जांचने वाली एक यूनिट है। पेट्रोल का ऑक्टेन जितना ज्यादा होता है उसे उतना अच्छा और महंगा माना जाता है। यही अलग अलग ऑक्टेन वाला पेट्रोल पेट्रोल पंप पर आपको HP पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम और रेगुलर के नाम से बिकता है। और डीजल के बस 2 ग्रेड्स ही होते हैं, डीजल 1 और डीजल 2। बस इसी तरह से पेट्रोल डीजल के मिलने, फिर रिफाइन कर क्वालिटी सर्टिफिकेट देने के बाद उन्हें बड़े बड़े ट्रक्स में भरकर पेट्रोल पंप्स पर भेज दिया जाता है। ये सब जानकर आई एम श्योर आप भी इसी सोच में पड़ गए होंगे कि ये प्रोसेस था तो काफी आसान, फिर भी क्यों इनकी कीमतें जब देखो तब आसमान छूती रहती हैं। वेल, इसकी पहली वजह है इंडिया के पास अपने रिफाइनरीज का ना होना। ऐसे तो आंकड़ों के अनुसार भले इंडिया में 18 पब्लिक सेक्टर और 5 प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज हैं, लेकिन उन रिफाइनरीज में से 1/4 पॉपुलेशन की जरूरत पूरी हो जाए इतना भी नहीं निकलता। इनफैक्ट मार्च 2021 में इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 5.2% था, वो कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2021 में 2.3% हो गया। इसी वजह से इंडिया को अपनी क्रूड ऑयल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। और हालात इतने बुरे हैं कि चाइना के बाद इंडिया क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन चुका है। इन कीमतों के बढ़ने की जो अगली वजह है वो है इम्पोर्ट हुए क्रूड ऑयल पर टैक्स लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ ये टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग लगाती हैं, जिस वजह से मार्केट में आने तक पेट्रोल डीजल के टैक्स ऑलमोस्ट 60% तक हो जाता है। और इसकी अगली और सबसे इम्पोर्टेंट वजह है पेट्रोल डीजल का नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होना। ऐसे ही थोड़ी इनके रिजर्व खत्म होते जा रहे हैं, वरना सोचिए ना, आज से 2500 साल पहले चाइना की जिस जमीन पर तेल का सबसे पहला कुआं खोदा गया था, उसी जमीन पर लोगों ने इतनी खुदाई कर दी है कि वहाँ से तेल एकदम खत्म हो गया है। नौबत ही आ गई है कि जिस चाइना ने कभी दुनिया को तेल दिया था, वो आज खुद इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन चुका है, क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन पेट्रोल डीजल को दोबारा किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस पे लगातार उन्हें खोद खोद के निकालना, उनके स्रोत को खत्म करना है। इसीलिए जैसे जैसे इनका यूज बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं और इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। इन सभी बातों को जानने और समझने के बाद आपको नहीं लगता इस परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी परमानेंट होना चाहिए? आई नो आप कहेंगे कि इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं। हाँ, बिल्कुल आ गई हैं, लेकिन क्या वो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की कंपैरिजन में सड़कों में ज्यादा नजर आती हैं? या क्या उनका प्रमोशन उस तरीके से किया जा रहा है कि इंसान उन गाड़ियों को बस खरीद ही ले? नहीं ना। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक ऐसी एनर्जी को लाना चाहिए जो रिन्यूएबल हो और उसका असर आम आदमी की जेब पर भी ना पड़े? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर अपने दोस्तों में भी ज्ञान का प्रसार करें, और ऐसी ज्ञान भरी बातों का सेवन हमेशा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।